तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2015 में आपका रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का पेपर आया है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशंस। तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, द वीडियो सिग्नल इन टीवी ब्रॉडकास्ट इज मॉड्यूलेटेड बाय AM, FM, PM या VSB। तो वीडियो सिग्नल जो होता है टीवी ब्रॉडकास्ट में वो किससे मॉड्यूलेट होता है? सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा VSB। VSB क्या होता है आपका? वेस्टिजियल साइडबैंड। वेस्टिजियल साइडबैंड। क्वेश्चन सेकंड, FM ब्रॉडकास्ट लाइज इन, तो FM ब्रॉडकास्ट किस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है? VHF, UHF, SHF या HF। अब देखिए जो FM ब्रॉडकास्ट होते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। और अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज देखें तो जो VHF की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है आपकी, VHF की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है आपकी वो होती है 30 मेगाहर्ट्ज से टू 300 मेगाहर्ट्ज। तो देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक, वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ही लाई कर रहा है। सो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा VHF बैंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द ग्राउंड इज अबाउट। तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट ग्राउंड से कितने लेवल तक की होती है? 15 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। सो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर पूछा है, तो जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है वो एट अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो अब इसमें 10 किलोमीटर तो आंसर है नहीं, तो जो नियरेस्ट आंसर है उसको आप सही कर दीजिए। सो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए, 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन इज कॉल्ड। तो जो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी या नन ऑफ दिस। तो जो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन होता है उसको हम डायरेक्टिविटी कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ EM is the peak value of modulating voltage and EC is the peak value of carrier voltage, तो modulation index का क्या फॉर्मूला होगा? M EM by EC, ऑप्शन बी M is equals to EM into EC, ऑप्शन सी M equals to EC by EM या D none of these, ठीक है। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है सिंपल EM by EC, ठीक है। M से डिनोट करें, म्यू से डिनोट करें, जिससे डिनोट कर सकते हैं। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, इन ब्रॉडकास्ट सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर द, तो लिखा है कि सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में इनमें से कौन सी कंडीशन होती है? लोकल ऑसिलेटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बिलो द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, मिक्सर इनपुट मस्ट बी ट्यून्ड टू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, लोकल ऑसिलेटर ऑपरेटर मोर देन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी या डी नन ऑफ दिस। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, अब इसमें जो लैंग्वेज लिखा है इसको मैं सिंपली बता दूं। जैसे लोकल ऑसिलेटर ऑपरेटर बिलो द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, यानी कि FL की वैल्यू FS से कम होती है। मिक्सर इनपुट बी ट्यून्ड इनटू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ये तो ऑप्शन ही गलत है आपका। लोकल ऑसिलेटर ऑपरेटर मोर देन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, FL शुड बी ग्रेटर देन FS, ठीक है। सो इसमें करेक्ट आंसर पूछा है कौन सा होगा। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में, जो लोकल ऑसिलेटर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपका इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, या सिग्नल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रखते हैं। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन ऑफ पैडर्स इन रेडियो रिसीवर इज टू इम्प्रूव। जो पैडर्स का क्या यूज होता है रेडियो रिसीवर में, क्या इम्प्रूव करता है? सो ऑप्शन ए है ट्रैकिंग, ऑप्शन बी इमेज फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी नॉइज रिडक्शन, या ऑप्शन डी सेंसिटिविटी। तो पैडर्स क्या करता है? इम्प्रूव करता है आपकी ट्रैकिंग को। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, द IF स्टेज ऑफ ए रेडियो रिसीवर एम्प्लॉयज। तो जो IF स्टेज होता है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेज जो होती है रेडियो रिसीवर की, उसमें क्या होता है? इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होता है, क्योंकि इम्पीडेंस मैचिंग का काम होता है RF एम्पलीफायर का। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग का काम जो होता है वो होता है RF एम्पलीफायर का। कैपेसिटिव मैचिंग भी नहीं करता है। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग का काम RF एम्पलीफायर करता है, तो IF एम्पलीफायर ये नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन सी डबल ट्यून ट्रांसफार्मर कपलिंग, या डी नन ऑफ दिस। सो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी डबल ट्यून ट्रांसफार्मर कपलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड मतलब कहने का मतलब है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एफ एम यू एफ इक्वल्स टू एफ सी बाई सेक थीटा, एफ एम यू एफ इक्वल्स टू एफ सी इंटू सेक थीटा, एफ एम यू एफ इक्वल्स टू एफ सी कॉस थीटा, और या एफ एम यू एफ एफ सी साइन थीटा। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर होता है, जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है इज इक्वल्स टू एफ सी सेक थीटा। ठीक है, सो जो इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, एफ एम यू एफ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एफ सी critical frequency into sec theta. So the correct answer is option B. Question number 10, the duration of sunspot cycle is। तो ड्यूरेशन क्या होती है सनस्पॉट साइकिल की? 1 साल, 11 साल, 14 साल या 20 साल? तो सनस्पॉट साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो हर 11 साल में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द डी लेयर एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम। तो डी लेयर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है वो पूछा है। 50 से 90, 20 से 50, 90 से 100, या अप टू 50 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, जो डी लेयर होती है आयनोस्फेयर की, डी लेयर जो होती है ये कहाँ कहाँ से रेंज करती है? 65 किलोमीटर से लेके 75 किलोमीटर तक। ठीक है, 65 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक। अब आप ऑप्शन देखो, जो इसके क्लोजली लाई करेगा वो आंसर आप टिक कर देना। सो ऑप्शन ए है 50 से 90। ठीक है, यही आ रहा है इसके रेंज में। ये जो 75 किलोमीटर है ये कभी कभी 90 और 100 किलोमीटर के आसपास भी हो जाती है। ठीक है, सो जो और यहाँ पे भी लिखा है द डी लेयर एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली, यानी कि खुद ही आंसर वो अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है। ठीक है, एक मिनट, द डी लेयर एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली। तो जो इसकी रेंज होती है वो 65 से लेकर 75 तक होती है, और अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो भी नियरेस्ट आंसर होता है कोशिश करते हैं उसको टिक करें। ठीक है, सो यहाँ जो नियरेस्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर, और ये जो अपर लिमिट होती है वो 75 किलोमीटर से कभी कभी वो 90 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, और यहाँ लेकिन आंसर अप्रॉक्स पूछा है, सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 50 टू 90 किलोमीटर। The Yagi antenna has poor bandwidth, high gain, non-parasitic element या folded dipole। तो यागी उड़ा एंटीना होता है, उसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी फोल्डेड डाइपोल। क्वेश्चन नंबर 13, ए बैंड इज द यूनिट ऑफ चैनल कैपेसिटी, सिग्नलिंग स्पीड, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई चैनल कैपेसिटी। आइनोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन अकर्स बिटवीन। जो आइनोस्फेरिक वेव प्रोपेगेशन होता है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच होता है? ऑप्शन ए 2 किलो हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन बी आपका 3 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज,
ऑप्शन सी 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज या नन ऑफ दिस। तो आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन, इसको स्काई वेव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक लाई करती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइजेशन इज कॉज्ड बाय। तो जो पोलराइजेशन होता है ईएम वेव में, वो किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन से नहीं होता है आपका, रिफ्लेक्शन से भी नहीं होता है, ईएम वेव का लॉन्गिट्यूडनल नेचर ही नहीं होता। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम। द मेन पावर सोर्स फॉर सैटेलाइट इज। तो सैटेलाइट्स का मेन पावर सोर्स क्या होता है? बैटरी, सोलर सेल, फ्यूल सेल या थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो जो मेन पावर सोर्स हम लोग होता है सैटेलाइट का, वो होती है आपकी सोलर सेल, सन से रिचार्ज होता है, इसलिए सोलर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 17, एन एंटीना इज सिनोनिमस टू है। तो एंटीना किसके सिनोनिमस है? जनरेटर, रिफ्लेक्टर, ट्रांसफार्मर या रेगुलेटर। सो जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 18, हाइयर द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी, लोअर द स्किप डिस्टेंस, हाइयर द स्किप डिस्टेंस, द स्किप डिस्टेंस डज नॉट चेंज या नन ऑफ दिस। तो देखिए स्किप डिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी पे से क्या रिलेशन होता है? तो फॉर्मूला होता है इसका, डी स्किप इज इक्वल्स टू 2h अंडर रूट एफ एम यू एफ, मतलब मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपॉन एफ सी, एफ एम यू एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर -1। ठीक है, ये होता है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, उतनी ज़्यादा स्किप डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो वही लिखा है, हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर द स्किप डिस्टेंस। आप ये भी देख सकते हो, जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी को रखोगे, उतनी ज़्यादा स्किप डिस्टेंस होगी। ठीक है, बट इतनी भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए कि आपका जो है आइनोस्फेरिक प्रोपेगेशन ही ना हो पाए। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखी जाती है, क्योंकि ये जो डी स्किप निकालते हैं ये आइनोस्फेरिक प्रोपेगेशन में निकालते हैं। ठीक है, तो हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर द स्किप डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 19, डक्टिंग इज कॉज ड्यू टू। तो डक्टिंग किस वजह से होती है? फेज इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी। तो डक्टिंग प्रोसेस जो होता है वो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होता है। ठीक, फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड इज। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए कितनी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए? ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, या 3 सैटेलाइट्स चाहिए पूरे कवरेज के लिए। ठीक है, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पूरे ग्लोबल कवरेज के लिए चाहिए होती है। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें।